हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह राठी आपका अपने चैनल स्किल बुक के अंदर स्वागत करता हूं। पिछला हमारा जो टॉपिक था वो हमारा था वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। उसके अंदर हमने देखा था कि कंप्रेशर का काम क्या है, कंप्रेशन करना और यहाँ से कंडेंसर में भेजना और वहां पे हीट रिमूव करके उसको लिक्विफाई करना और यहाँ पे एक्सपेंशन डिवाइस के द्वारा उसका प्रेशर डाउन करना और एवापोरेटर में हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके जो रेफ्रिजरेंट है वो आता है और फिर हम उसको कंप्रेस करते हैं। इस टाइप से हमारा ये एक रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसी को हम और अच्छी तरह समझने के लिए इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में मान लो हमारे पास ये एक कोई रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, तो उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट डलता है उसकी पोजीशन, कहाँ उसका कितना टेम्परेचर है और कहाँ कितना उसका प्रेशर होगा, हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मान लो हमारे सामने ये एक रेफ्रिजरेटर है और उसके अंदर रेफ्रिजरेंट कौन सा डला हुआ है, R134A। R134 गैस होती है, वो हमारे किसी रेफ्रिजरेटर के अंदर है। ठीक है, तो उसकी क्या क्या पोजीशन होगी वो हम इसके अंदर चेक करेंगे, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि कहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, फिर वो रिमूव हुआ यानी कि दूर हुआ उसमें से, और कहाँ उसका टेम्परेचर कम हुआ है, फिर वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करके किस टाइप से इस सिस्टम के अंदर सर्कुलेट करता है। तो चलिए हम फर्स्ट देखते हैं कि हमने बताया था कि कहाँ से शुरू होता है हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जब हम कंप्रेसर को ऑन करेंगे, कंप्रेसर क्या है, एक मोटर है, मैकेनिकल पार्ट्स है, इसके अंदर मोटर भी है और पिस्टन भी है। मोटर चलेगी तो पिस्टन मूव होगा और वो क्या है, सक करेगा क्या, लो टेम्परेचर लो प्रेशर के वेपर्स को, कहां से, एवापोरेटर से। ठीक है, तो अब मान लो हमारे इस रेफ्रिजरेटर के अंदर R134A रेफ्रिजरेंट चार्ज है। तो जब ये कंप्रेसर चलता है, ऑन होता है, तो पिस्टन मूव करना शुरू कर देता है और सक्शन लाइन के द्वारा उस रेफ्रिजरेंट को सक करता है। तो जब ये सक्शन करता है तो वो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर हम मानते हैं 45 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी कि 7 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड का, 7 डिग्री उसका टेम्परेचर है सेंटीग्रेड के अंदर। और उसका जो खिंचाव, जो सक्शन प्रेशर है, जो कंप्रेसर खींच रहा है, वो कितना है, 30 psi। ठीक है, पर स्क्वायर इंच एटमॉस्फेयर। तो ये जो इसको अंदर से सक करता है, उस टाइम ये पोजीशन होती है हमारे रेफ्रिजरेंट की। जब ये इसको कंप्रेस करता है, किसको, रेफ्रिजरेंट को, तब क्या पोजीशन हो जाती है, जो ये चीज थी 45 डिग्री और या फ़ारेनहाइट में और 7 डिग्री सेल्सियस में, तो पोजीशन क्या होगी इसकी, 135 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर या 56 डिग्री सेल्सियस इसका हो जाएगा। अब देखो ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया इसमें। अब ये टेम्परेचर डिफरेंस कैसे हुआ कि इसने प्रेशर बढ़ाया था, इसका जो प्रेशर कम था वो कितना था, 30 psi मान लो हमने। जब इसको कंप्रेस किया तो कितना हो गया, 140 psi के आसपास हो गया, अप्रोक्सीमेट कितना हो गया, 140 psi। ये जो डिफरेंस हुआ ये क्या है, कंप्रेशन के कारण हुआ। और जो इतना डिफरेंस होता है ये एटमॉस्फेयर में जो एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं, एम्बिएंट है जो रूम है हमारा कोई भी, उसके अंदर सराउंडिंग में कितना टेम्परेचर है, कौन सी चीज कितने हीट को रिलीज करी है, ये पूरा आगे हम चैप्टर में समझ लेंगे। लेकिन वो इस पे मैटर करता है कि एम्बिएंट टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर जो ये चीज है ये सारी मैटर करती है कि उनका उन पे असर पड़ता है। तो अभी एक कंडीशन हम मान के चलते हैं, ठीक है, तो इसने जब कंप्रेस किया तो ये पोजीशन आ गई इसकी,
कि 140 psi तो इसका क्या होगा, प्रेशर हो गया। कितना था, 30 psi। और 45 फ़ारेनहाइट में काउंट करो या 7 डिग्री सेल्सियस में काउंट कर लो, तो वो कितना हो गया, 135 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये देखो ये डिफरेंस आ गया। अब ये वेपर्स इतने पोजीशन में, इस पोजीशन के थ्रू कहां पे जा रहे हैं, कंडेंसर के अंदर। अब कंडेंसर में पहुंचने के बाद यहां से डिस्चार्ज लाइन जो शुरू है और यहां तक, यहां पे क्या है, एक हीट रिमूव होती है। सबसे पहले कौन सी हीट रिमूव होती है, यहां पे हीट रिमूव होती है सेंसिबल। अब आप कहेंगे कि सेंसिबल हीट ये अब कहां से आ गई, तो अभी हम बताते हैं इसके बारे में। सबसे पहले यहां से और यहां तक स्टार्टिंग की कंडेंसर की एक या दो लाइन के अंदर तक सेंसिबल हीट रिमूव होती है। देखो इसमें हमारी दो हीट के बारे में हमने कहा था कि हीट टू टाइप्स की है, सेंसिबल और लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट तो यहां से एब्जॉर्ब की थी इसने जो लिक्विड था हमारा रेफ्रिजरेंट था, उसने लेटेंट हीट को यहां से सराउंडिंग से, किसी ह्यूमन बॉडी से या मटेरियल से एब्जॉर्ब की थी। दूसरा फिर उसके अंदर, चलो इसको बाद में देखते हैं। तो यहां से सेंसिबल हीट को ये ऐड कर लिया इसने अपने अंदर। और जब कंप्रेसर चलता है तो मैकेनिकल पार्ट्स हैं ये, तो कंप्रेसर जब मूव करता है तो यहाँ पे एक हीट जनरेट होती है कि कोई भी पिस्टन, जैसे हम हाथ से अगर फ्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे हीट गर्म हो जाता है हमारा, तो वो जनरेट यहाँ पे भी होती है क्योंकि मैकेनिकल पार्ट से पिस्टन मूव करता है और इसके अंदर मोटर है, उसमें वाइंडिंग है। जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई जाती है तो वहां हीट जनरेट होती है, वो हीट हमारी इसके अंदर ऐड होगी, वो सेंसिबल हीट थी। यहां से लेटेंट हीट और यहाँ पे सेंसिबल हीट इसमें ऐड हुई। तो बाद में जो हीट ऐड हो रही है, कौन सी हीट ऐड हो रही है, सेंसिबल, वो सबसे पहले रिमूव होगी इसके अंदर। तो जहां डिस्चार्ज लाइन शुरू होती है कंडेंसर की एक दो लाइन तक ये हीट रिमूव हो जाती है, कौन सी, सेंसिबल। तब इसका टेम्परेचर यहाँ पे कितना आ जाता है, 135 डिग्री से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 56 डिग्री था, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना मान लो 40 डिग्री सेल्सियस था। बताया था कि हीट अगर ज्यादा होगी तो कहां पे, वातावरण में रिमूव होगी, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। हायर टेम्परेचर हमारा कहां पे है, यहाँ पे है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है, तो ये हीट कहां पे रिमूव हो जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर रिमूव हो जाएगी। यहाँ 56 डिग्री सेल्सियस है, ज्यादा है, ये 40 डिग्री है, ये कम है, तो यहाँ पे ये टेम्परेचर मूव करता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो यहाँ पे आने के बाद ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है, लेकिन प्रेशर सेम रहेगा। प्रेशर कितना रहेगा, सेम रहेगा, प्रेशर जितना था इसका उतना सेम रहेगा कि 135 psi था, 135 यहाँ तक, तो वो उतना सेम रहेगा, वो कम नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर स्लाइटली डाउन होगा। अब ये धीरे धीरे और अपने अंदर की लेटेंट हीट को रिमूव करता रहेगा और लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगा। अब ये लिक्विड का कितना है, प्रेशर 135 और टेम्परेचर कितना बताया था, 38 डिग्री सेल्सियस, इतना यानी कि 56 डिग्री था और कितना हो गया, 38 हो गया। अपने अंदर की हीट को निकाल के ये वेपर्स क्या थे, लिक्विड में चेंज हो गए। अब यहाँ पे आ गया हमारा एक्सपेंशन वाल्व। इसका काम क्या है, बताया था हमने कि ये प्रेशर को कंट्रोल करेगा। मीटरिंग डिवाइस है, जो भी इसके अंदर से चीज जाएगी वो कंट्रोल के हिसाब से जाएगी, ठीक है। तो अब जब इस लिक्विड ने यहाँ पे एंटर किया तो इसका टेम्परेचर कितना था, 38 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना था, 135 psi। अब ये प्रेशर कंट्रोल करता, प्रेशर कितना हो गया यहाँ पे इसका, 30 psi हो गया। कितना ड्रॉप हो गया, 135 से 30 psi हो गया। अब प्रेशर कम हो गया तो क्या हो गया, टेम्परेचर लो हो गया। यहाँ प्रेशर बढ़ा था तो टेम्परेचर बढ़ गया था, यहाँ प्रेशर लो किया तो टेम्परेचर लो हो गया, कितना आ गया
-7 डिग्री सेल्सियस। तो एवपोरेटर का क्या है, टेम्परेचर आ गया हमारा -7 डिग्री सेल्सियस आ गया, यानी कि 20 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। तो यहां देखो 38 डिग्री था और माइनस में टेम्परेचर आ गया, फिर प्रेशर डाउन हो गया तो ये डाउन आ गया। अब ये लिक्विड अपने सराउंडिंग में, यहां तो टेम्परेचर क्या है, पॉजिटिव में होगा। अगर वो पॉजिटिव में है तो कहां मूवमेंट करेगा, वो जो टेम्परेचर यहाँ पे इस स्पेस के अंदर था वो कहां मूव करेगा, वो इस रेफ्रिजरेंट की तरफ मूव करेगा, क्योंकि हायर बताया ना और यहाँ पे लो टेम्परेचर है। अब इसको इसका बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट इसको मिल जाएगा तो क्या होगा, माइनस तकरीबन 26 डिग्री, माइनस में क्या है इसका 26 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट है हमारा, इसका है रेफ्रिजरेंट का। तो वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट उसको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, -7 डिग्री है यहाँ पे, और यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, मान लो यहाँ 30 डिग्री के आसपास है तो -7 है, तो बॉइलिंग पॉइंट बात है ये है, माइनस में भी होगा तो भी वो बॉयल हो जाएगा रेफ्रिजरेंट। अब ये लिक्विड क्या है, अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। यहाँ -7 डिग्री सेल्सियस था, इसने एब्जॉर्ब किया। अब क्या हो गया, एब्जॉर्ब करेगा हीट को तो ये माइनस से बढ़ गया, माइनस कितना हो गया, 1 डिग्री आ गया इसका, -1 डिग्री, यानी कि जो 6 डिग्री टेम्परेचर इसका अप हो गया। जैसे हम 0 से काउंट करते हैं ना कोई भी, अगर 0 ये मान लेते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस, ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा 1 2, ये पॉजिटिव में, और माइनस क्या होगा 1 2 3 4 5 6 और 7। तो -1 क्या है, बहुत नजदीक है 0 के, लेकिन -7 दूर है। अब ये -7 डिग्री था, यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब करने के कारण ये ऊपर बढ़ता गया, यहाँ पे आ गया -1 पे आ गया, और जितना ये रेफ्रिजरेंट था सारा क्या हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। अब यहां से ये क्या है, एवपोरेटर के बाहर निकलेगा, जो कूलिंग कॉइल है हमारी, एवपोरेटर है, उससे अब ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है। बाहर आएगा तो माइनस था ये, अब धीरे धीरे यहां बाहर की भी हीट उसको मिलेगी, वो उसके अंदर ऐड हो जाएगी। बाहर आया, कुछ दूर चला सक्शन लाइन के अंदर तो पॉजिटिव में आ गया 2 डिग्री। कंप्रेसर के पास आते आते ये सक्शन लाइन में ये पॉजिटिव में 7 डिग्री हो गया, यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस हो गया, 7 डिग्री प्लस में हो गया। तो यहां से यहां भी हीट इसके अंदर ऐड हो रही है। एक हीट तो इसने ली थी इस स्पेस के अंदर से, और दूसरी हीट जो यहां से ऐड हो रही है वो क्या है, ऐड होने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ गया, और यहां पे फिर सक्शन कर लिया गया कंप्रेसर के द्वारा, कि कंप्रेसर ने इसको सक कर लिया। फिर दोबारा से इसको कंप्रेस करते हैं तो इसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है। वही डिफरेंस हमने पैदा करना पड़ता है कि जब तक ये प्रेशर डिफरेंस पैदा नहीं करेंगे तो इसके अंदर की जो हीट थी वो रिमूव नहीं होगी, क्योंकि अगर ये मान लो 7 डिग्री है और यहाँ पे 40 डिग्री है, तो ये 40 डिग्री वाला तो मूवमेंट इसके अंदर ही करेगा, तो इसमें जो हीट यहां से ली थी वो तो बाहर रिमूव होगी ही नहीं। इसीलिए हमें ये प्रेशर डिफरेंस पैदा करना पड़ता है कि हम इसका डिफरेंस अगर पैदा करेंगे तो जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ये उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा कंडेंसर का, तब वो एटमॉस्फेयर के अंदर अपनी हीट को रिमूव कर देगा। तो ये था एक हमारा कि सिस्टम के अंदर जो रेफ्रिजरेंट होता है, मीडिया होता है, जो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता है, एक जगह से हीट को लेगा और दूसरी जगह छोड़ देगा, क्योंकि हीट कभी खत्म नहीं होती, उसको हम सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले ही बताया था हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि हीट को ट्रांसफर किया जा सकता है, ना कि उसको खत्म किया जा सकता है। तो रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्विक एक्शन करता है। जो रेफ्रिजरेंट, जो मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं इसको, वो हीट को अपने अंदर एकदम से
क्विक एक्शन होता है, ऐसा नहीं कि कुछ टाइम लगाएगा, सेकंडों के हिसाब से ये काम करता है। हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया और लेके यहाँ पे आ गया और बाहर जाके रिमूव कर दिया। प्रेशर डिफरेंस हमें इसीलिए कंप्रेसर का उपयोग करते हैं, प्रेशर डिफरेंस पैदा करने के लिए। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो सिंपल नॉर्मल चलेगा, तो ना तो ये हीट यहाँ पे ट्रांसफर होगी, यहाँ की हीट वहां कुछ नहीं करेगा, तो कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। इसीलिए हमने इस मैकेनिकल पार्ट्स का इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर इस्तेमाल किया। एक तो जितना रेफ्रिजरेंट था वो पूरे सिस्टम के अंदर सर्कुलेट होता रहेगा और रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ाने के काम आएगा। ये हमारे कंप्रेसर का काम था। अब आपने देख लिया होगा कि कोई रेफ्रिजरेंट किसी सिस्टम के अंदर सर्कुलेट करता है तो किस टाइप से उसके अंदर प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने के बाद सेम रहेगा, लेकिन लिक्विड बनने के लिए उसका टेम्परेचर कुछ डाउन होना जरूरी है, तभी वो लिक्विड में आ सकता है। जैसे पानी का उदाहरण है कि 100 डिग्री पे बॉयल होने के बाद, पानी 100 डिग्री पे बॉयल अगर होता है, उसके बाद उसमें कुछ अमाउंट लेटेंट हीट का मिलके वो वेपर्स में चला जाता है। जब उसके अंदर से वेपर्स में से हीट निकालते हैं हम, तो उसका टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री से नीचे अगर आएगा तो दोबारा पानी में बदलेगा, नहीं तो उसका वेपर्स ही बना रहेगा। इसलिए प्रेशर डाउन नहीं होता, टेम्परेचर स्लाइटली डाउन होता है, तभी जाके वो वेपर्स लिक्विड में चेंज होते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 2, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सेकंड पार्ट, के जिसमें हमने एक रेफ्रिजरेंट की पोजीशन क्या और कहां पे कैसी होती है। ठीक है, तो मैं सोचता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से अब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को एक दो बार आप दोबारा से देख सकते हैं। जितना इसको बार बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदे में होगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक नंबर 9 था, तो आप इसको देखिए और समझिए। कोई अगर दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और उसके बारे में पूछें, मैं उसी टाइप से आपका ये काम करूंगा। ओके, नमस्कार।